Hello everyone. Next topic is average value of an alternating quantity. ठीक है, इससे पहले हमने देखा था RMS वैल्यू क्या होता है। आज हम देखेंगे एवरेज वैल्यू किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का क्या होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन पहले हम देखते हैं। एवरेज वैल्यू से हम क्या समझते हैं। देखो, किसी सर्किट में जहाँ जैसे हमने RMS वैल्यू में देखा था कि किसी सेम सर्किट में सेम टाइम के लिए पहले हमने AC करंट फ्लो कराया और उससे देखा कितना पावर लॉस हो रहा है, यानी वोल्टमीटर हमारा पावर कितना रिकॉर्ड कर रहा है। फिर हमने एक वेरिएबल DC सोर्स लिया और धीरे धीरे उस वोल्टेज को हमने इंक्रीज़ किया तो I² R लॉसेज इंक्रीज़ हुआ इन DC सर्किट और वो करंट हमने मेज़र किया। ठीक है, तो जब वोल्टमीटर सेम रीडिंग रीड करेगा तब उस करंट को जो हमने करंट एमीटर से रिकॉर्ड किया है उस करंट की वैल्यू जो भी होगा वो उस AC के RMS वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो सेम हियर द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट यानी DC करंट विच ट्रांसफर्स across any circuit the same charge as it transferred by the AC during a given time। यानी किसी गिवन टाइम में जो चार्ज AC ट्रांसफ़र करता है उसी सेम टाइम में DC भी जितना चार्ज ट्रांसफ़र करेगा तो DC की वो वैल्यू जो उसके बराबर चार्ज ट्रांसफ़र करता है, सेम चार्ज ट्रांसफ़र करता है, DC की वो वैल्यू अल्टरनेटिंग की एवरेज वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है और उसका हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया है। ठीक है, टी आई। तो सपोज हमने एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, इसका सिर्फ और सिर्फ हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया है क्योंकि आपको पता है अगर नेगेटिव हाफ साइकिल लोगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा तो एरिया जो आएगा वो बराबर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, अलग अलग इंस्टेंट पर हमने करंट का वैल्यू देखा कितना आ रहा है। मैथमेटिकली अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो सपोज इस इंस्टेंट पे करंट कितना आ रहा है, I1, इस इंस्टेंट पे आ रहा है I2, I3 एंड अप टू IN। ठीक है, अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग वैल्यू आ रहा है करंट का अप टू IN। तो इस केस में जो एवरेज वैल्यू होगा I एवरेज इज इक्वल टू कितना होगा, एवरेज कैसे निकाल सकते हो आप, कैसे निकालते हो, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस अप टू IN अपॉन नंबर ऑफ इंस्टेंट्स। किन इंस्टेंट्स पे आप वैल्यू निकाल रहे हो। तो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक है, अब इसको हम और कैसे तरीके से निकाल सकते हैं, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, I एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना होगा, सपोज हमने माना ये T है और 0 से T और IT या आप अगर फंक्शन की बात कर रहे हो तो कोई भी फंक्शन हो सकता है, वोल्टेज या करंट, अगर हम I ले रहे हैं तो IT इंटू dt। तो I एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड 0 से T IT dt, अगर आप करंट का एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप, ये चीज़ क्या होता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ये इतना चीज़ क्या होता है, ये होता है एरिया अंडर द कर्व, यानी IT से जितना एरिया कवर्ड हो रहा है फ्रॉम 0 टू T इज कॉल्ड एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 टू T और अपॉन T। तो I एवरेज का दूसरा तरीका क्या है निकालने का, इसको आप क्या लिखोगे, एरिया अंडर द कर्व, जो भी कर्व आपको गिवन होगा उसके अंडर जो एरिया वो निकाल लेंगे आप इंटीग्रेशन से, अपॉन 1 अपॉन T क्या है, कहाँ से कहाँ तक का एरिया आप कंसिडर कर रहे हो, उसको बोलेंगे आप बेस की लेंथ क्या है, यानी लेंथ ऑफ बेस। ठीक है, तो इस तरह से हम एवरेज वैल्यू किसी भी ऐसी क्वांटिटी का निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट इज फॉर्म फैक्टर। किसी ऐसी क्वांटिटी का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, दैट इज डिनोटेड बाय KF। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक है, तो यानी फॉर्म फैक्टर KF इज इक्वल टू क्या होगा, किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, ऐसी क्वांटिटी का RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो ये होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, यानी जो फॉर्म फैक्टर होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू होता है किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फॉर साइनोसॉइडल जो वेवफॉर्म होता है, साइन और कोसाइन वेव जो हमारा, अगर हम लिखते हैं जनरल, अगर हम लिखते हैं फॉर AC करंट, तो AC करंट में जनरली हम क्या लेते हैं, साइनोसॉइड लेते हैं, यानी साइन और कोसाइन वेव। ठीक है, AC में हम वही लेते हैं। क्यों लेते हैं ये भी बताएंगे आपको। तो फॉर अल्टरनेटिंग करंट फॉर्म फैक्टर कितना होगा बताइए, KF इज इक्वल टू कितना होगा, RMS वैल्यू कितना होता है किसका, किसी साइनोसॉइडल का, साइन वेव का, इस तरह की वेव का, सपोज अगर I में ले रहे हो आप, तो इसका RMS वैल्यू कितना होता है, कितना होता है बताओ, Im/√2। अगर वोल्टेज ले रहे हो तो Vm/√2, तो Im/√2 RMS वैल्यू। एवरेज वैल्यू कितना होता है 2Im/π, 2Im/π। अब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो KF यहाँ से निकल के कितना आएगा 1.11, क्योंकि Im से Im कैंसिल हो जाएगा और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल जाएगा 1.11। तो किसी भी साइन और कोसाइन वेव, यानी सिंपली किसी भी अल्टरनेटिंग करंट का जो हम साइन और कोसाइन वेव की फॉर्म में लेते हैं, उसका फॉर्म फैक्टर होता है 1.11। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीक फैक्टर। नेक्स्ट इज पीक फैक्टर KP। पीक फैक्टर KP is defined as the ratio of maximum value to the RMS value। ठीक है, तो KP is equal to maximum value upon RMS value। ठीक है, तो KP इज इक्वल टू मैक्सिमम कितना होगा, अगर हम वोल्टेज की टर्म्स में लेते हैं सपोज, तो Vm, RMS वैल्यू कितना हो जाएगा Vm/√2। तो यानी KP इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू 1.41। तो किसी भी साइनोसॉइड का जो पीक फैक्टर होता है वो होता है 1.414। नेक्स्ट टॉपिक इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि जो हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है उस पर अगर हम AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें AC करंट फ्लो होगा। तो वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या फेज एंगल होता है, क्या फेज डिफरेंस होता है, उसका क्या फेजर डायग्राम होगा। ठीक है, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट यानी जो एक हम प्योर रेजिस्टर लेते हैं R, और इसको किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से हम कनेक्ट करते हैं V से, और इसका वैल्यू है V इज इक्वल टू Vm sin ωt, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है सपोज अल्टरनेटिंग I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, प्योर रेजिस्टर R इज कनेक्टेड अक्रॉस द वोल्टेज सप्लाई V इज इक्वल टू Vm sin ωt, ड्यू टू विच करंट I इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर R। ठीक है, अब ये देखिए इसके इतना वोल्टेज अप्लाई करने से ये करंट फ्लो हो रहा है, तो लेट V इज इक्वल टू Vm sin ωt, इक्वेशन नंबर 1। इतना वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो जो करंट होगा I इज इक्वल टू, करंट कितना होगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, सारा का सारा वोल्टेज यहाँ पर है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू Vm sin ωt अपॉन R,
और लिख सकते हो I इज इक्वल टू Vm बाई R साइन ओमेगा टी। क्लियर है आपको? यहां से आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई एम Vm बाई R, इसको मैं लिख सकता हूं आई एम साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और वेयर आई एम इज इक्वल टू Vm बाई R, Vm बाई R को हमने क्या लिख दिया है, आई एम। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज एविडेंट दैट इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट आर इन फेज विद ईच अदर। यहां से देखो आपको देखने में क्या मिल रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को देखिए आप, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, यानी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा, इसका एम्पलीट्यूड Vm है और इसका एम्पलीट्यूड Im है। ठीक है, तो यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो वोल्टेज और करंट होता है उन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, दोनों वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। ठीक है, अब इसका हम वेव डायग्राम बनाएंगे और फिर उसको फेजर डायग्राम पे देखेंगे। ठीक है, तो सपोज ये मेरे पास वेव फॉर्म है, ये है सपोज ओमेगा टी, और ये मैंने लिया पहले V, ये क्या है आपका, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये है कितना 0, ये सपोज पाई, और ये अगर I की बात मैं करता हूं तो I क्या होगा, सेम यही सेम फंक्शन होगा साइन ओमेगा टी, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा Im, और Im जो है एम्पलीट्यूड है वेवफॉर्म का, और ये Vm से कम होगा क्योंकि Vm बाई R इधर आ रहा है, तो यानी सेम फेज में होगा लेकिन एम्पलीट्यूड कुछ थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस चीज का वेवफॉर्म होगा, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से करंट एंड वोल्टेज विल बी इन सेम फेज, इसको हम बोलते हैं फिगर वेव डायग्राम। ठीक है, अब इसका फेजर डायग्राम हमें देखना है। फेजर डायग्राम क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ ए अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन विच वी शो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक है, तो इन दोनों में V और करंट सेम फेज में होना है, तो V को हमने क्या लिया, रेफरेंस। ठीक है, द डायरेक्शन द लेंथ ऑफ द फेजर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, और ये हमेशा RMS वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो I भी किस में होगा, सेम फेज में होगा लेकिन कुछ वैल्यू थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो I एंड V आर इन सेम फेज, तो यानी हमें ये याद रखना है कि आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होता है, फेजर डायग्राम। ये आपको याद रखना है कि सेम प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। ओके, थैंक यू।